हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है ये बेहद ही खास है क्योंकि ये वीडियो लास्ट 6 मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का है। यानी जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में समाहित किए हैं। तो ये जो वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी पीएससी है, आरओ एआरओ है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट है, इसके अलावा यूपी एसआई है, यूपी कांस्टेबल है। तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं यूपी के तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है जो कि डिटेल्ड में है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों अगर इसे डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक सरकार ने। और ये जो काशी यात्रा है इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों जो कर्नाटक सरकार है वो 30,000 यात्रियों को, कितना याद रखेंगे आप, 30,000 यात्रियों को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसकी तीर्थ यात्रा कराएगा। और इसके लिए जो 30,000 यात्री हैं उनको 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनको जो है क्या दिया जाएगा, उनको सहायता दी जाएगी। तो ये बात आप याद रखेंगे और एक व्यक्ति एक बार ही इसका लाभ ले पाएगा, ये बात भी इसमें मेंशन थी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप काशी यात्रा योजना कहाँ से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। अगला है, हाल ही में अर्जुन मेघवाल ने किस देश से वापस लाए भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेष प्राप्त किए? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मंगोलिया से। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, उन्होंने ये जो कपिल वस्तु अवशेष हैं भगवान बुद्ध के हैं तो ये गाजियाबाद में इनको जो है प्रदान किए गए हैं। तो याद रखेंगे आप ये कहाँ से लाए गए हैं, मंगोलिया से। अगला है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के नियमित अध्यक्ष नियुक्त होने तक यह पद सौंपा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, असीम अरुण। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर लगेगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मथुरा में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पे जो है ये लगेगा? तो ये मथुरा में। और दोस्तों इसके जरिए वैकल्पिक ऊर्जा का नया विकल्प तैयार होगा। आने वाले वक्त में वाहनों में ईंधन के लिए ये बेहतर विकल्प होगा। इससे देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलेगी। यानी कि जो वाहन है वो देश में अब पेट्रोल डीजल के बजाय हाइड्रोजन से जो है चलाने की तैयारी की जा रही है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर लगेगा? तो ये मथुरा में लगेगा। अगला है, हाल ही में कौन राज्य सरकार फैमिली कार्ड जारी करने जा रही है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सी राज्य सरकार? तो उत्तर प्रदेश जो है ये फैमिली कार्ड जारी करने जा रही है। अगला है, निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सिनी शेट्टी। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों कर्नाटक की जो सिनी शेट्टी हैं इनको जो है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो सिनी शेट्टी ने। उन्होंने 31 फाइनलिस्ट को मात देकर के ये मुकाम हासिल किया है। वहीं राजस्थान की जो रूबल शेखावत है ये फर्स्ट रनर अप रही और उत्तर प्रदेश की जो सिनाता चौहान है ये सेकेंड रनर अप घोषित की गई हैं। हर बार की तरह इस बार भी मिस इंडिया की ये प्रतियोगिता काफ़ी कड़ी और मज़ेदार रही। ये जो मुकाबला इतना कड़ा था कि 6 जजों के पैनल ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विजेता को चुना है। तो ये आपको दोनों नाम यहाँ से याद रखने हैं। एक तो सिनी शेट्टी का, ये मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 रही। ठीक है, इन्होंने खिताब जीता। इसके अलावा यूपी से जो सिनाता चौहान है वो इस प्रतियोगिता में सेकेंड रनर अप घोषित की गई। अगला है, ताज ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम को कौन सा स्थान मिला? तो ऑप्शन यहाँ पे ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पहले स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश की टीम रही। ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता है तो वो भी ध्यान रखनी है, ताज ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी 112 रिस्पॉन्स टाइम में किस पुलिस को पहला स्थान मिला? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा सी, नोएडा पुलिस को जो है इसमें
पहला स्थान दिया गया है। दोस्तों नोएडा पुलिस की अगर बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में ध्यान रखेंगे आप, शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 4 मिनट और 21 सेकेंड ये रिस्पॉन्स टाइम रहा शहरी क्षेत्र में 112 पुलिस का। और इसके अलावा अगर देहात क्षेत्र की बात की जाए तो देहात क्षेत्र में जो है ये जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 6 मिनट और यहाँ पे 9 सेकेंड रहा। तो ये आप याद रखेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो यूपी 112 रिस्पॉन्स टाइम में किस पुलिस को पहला स्थान दिया गया, तो नोएडा पुलिस को दिया गया। ये जो पुलिस है वो सबसे कम टाइम में अपनी सर्विस देने में नंबर 1 पे रही। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे बनाने वाला राज्य कौन सा बना? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे बनाने वाला राज्य बन गया है। यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 13 एक्सप्रेस वे जो है ये तैयार हो जाएंगे आने वाले समय में, यानी कि अभी 6 उपयोग में हैं और 7 एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन हैं। तो कुल मिलाकर के 13 एक्सप्रेस वे वाला जो यूपी है वो आगे आने वाले समय में देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसमें सर्वाधिक एक्सप्रेस वे होंगे। अगला है, राजस्थान के कोटा से शुरू होने वाला चंबल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के किस जिले को जोड़ेगा? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इटावा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों इटावा को 2024 से पहले चंबल एक्सप्रेसवे के रूप में एक सौगात मिलेगी। राजस्थान के कोटा से शुरू होने वाला 412 किलोमीटर लंबा 4 लेन का अटल एक्सप्रेसवे ये मध्य प्रदेश से होते हुए जिले के भरथना के ग्राम नगरिया सरावा को जोड़ेगा। बाद में कुछ दूरी पर स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। चंबल एक्सप्रेसवे पर 8,800 करोड़ रुपए की लागत आएगी और नवंबर से निर्माण कार्य इसका शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, शुरू किया गया। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि जो चंबल एक्सप्रेसवे है ये 2024 से पहले बनकर के तैयार हो जाएगा, ऐसा इसमें लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों ये जो चंबल एक्सप्रेसवे है इसे ही अटल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम इसी के हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि अटल एक्सप्रेसवे ये कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक जाएगा, तो राजस्थान के कोटा से शुरू होगा और इटावा तक ये जाएगा। वहीं अगर चंबल एक्सप्रेसवे कहा जाए तो भी एक ही बात है। ठीक, तो याद रखेंगे इसे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4000 साल पुराने तांबे के हथियार पाए गए? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, मैनपुरी में। तो ध्यान रखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 4000 साल पुराने तांबे के हथियार पाए गए हैं और ये जो हथियार हैं ये द्वापर युग के बताए जा रहे हैं, भगवान कृष्ण के काल के बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, इस तरह के ये हथियार पाए गए हैं। कहाँ पे? तो याद रखेंगे मैनपुरी में। अगला है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल कहाँ बनकर के तैयार हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल बनकर के तैयार हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ जो आप एक इमेज देख रहे हैं यही है मॉल उत्तर भारत का सबसे बड़ा, जो कि हमारे लखनऊ में बनकर के तैयार हुआ है। इसको नाम क्या दिया गया है? तो लुलु मॉल इसको नाम दिया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहाँ पर लुलु अंतर्राष्ट्रीय मॉल खुल गया है। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। इसे सोमवार को सुबह 10 बजे से पब्लिक के लिए मॉल खोल दिया गया। यह करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। वहीं अगर इसके एरिया की बात की जाए तो 22 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में ये फैला है। इसमें एक साथ 50,000 लोग शॉपिंग कर सकते हैं और 16,000 लोग बैठ करके फूड कोर्ट में एक साथ खाना खा सकते हैं। पार्किंग की अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3000 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं। और ये जो मॉल है ये 4 साल में बनकर के तैयार हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? तो लुलु अंतर्राष्ट्रीय मॉल। ये है कहाँ पे? तो ये यूपी के लखनऊ में स्थित है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ये कौन है? ये पल्लवी सिंह हैं जिन्होंने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। दोस्तों भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर की ये रहने वाली है। और उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया जिसमें 110 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और जो पल्लवी सिंह है उन्होंने मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में एशिया की प्रतियोगी थी और उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए
भारतीय महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और इन्हीं सब के चलते इन्हें जो है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब दिया गया। तो याद रखेंगे नाम, क्या नाम है? पल्लवी सिंह, और ये हमारे यूपी के कानपुर की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ODOP योजना से प्रेरित होकर किस देश ने वन विलेज वन प्रोडक्ट शुरू किया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि यूपी की जो ODOP योजना है इससे प्रेरित होकर के जो इंडोनेशिया है इसने भी क्या योजना शुरू की है? तो वन विलेज वन प्रोडक्ट शुरू की है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, जालौन में। दोस्तों प्रधानमंत्री ने 16 जुलाई को, ठीक है कब? तो याद रखेंगे 16 जुलाई को जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। ये जो एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये चित्रकूट से लेकर के इटावा तक यानी कि 296 किलोमीटर ये लंबा है और ये 7 जिलों से होकर के गुजरता है। कौन से जिले हैं यूपी के? तो चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, औरैया और इटावा। तो ये 7 जिले हैं जिनसे होकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है। और दोस्तों एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से लेकर के दिल्ली तक का जो सफर है वो मात्र 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा, क्योंकि इटावा में जुड़ने के बाद ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है। तो ये बात यहाँ से आपको समझेंगे। दोस्तों बांदा और जालौन में औद्योगिक कॉरिडोर बनाने पर सलाह लेने के लिए सरकार ने एक सलाहकार एजेंसी का भी गठन किया है। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये जो है कितने किलोमीटर लंबा है? तो 296 किलोमीटर लंबा, और कितने राज्य जिलों से ये गुजरता है? तो यूपी के 7 जिलों से होकर के ये गुजरता है। चित्रकूट से लेकर के इटावा तक ये लंबा है। अगला है, SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यावरण पर्यटन राजधानी किस शहर में बनाई जाएगी? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे SCO की जो पहली सांस्कृतिक और पर्यावरण पर्यटन राजधानी है वो वाराणसी को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों 2022-23 के लिए जो है इसको राजधानी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क बनाया? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, कानपुर में। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का ये पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क है जो कि कहाँ पे बनेगा? जो कि कानपुर में बनेगा। दोस्तों हैदराबाद की तरह कानपुर के इंदिरा नगर में यूपी का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क बनाया जाएगा। और ये जो पार्क होगा इसमें रोबोट के जरिए बच्चों को पानी का महत्व समझाया जाएगा और किस तरीके से पानी को बचाना है, इन तरीकों के बारे में भी रोबोट ही बच्चों को बताएंगे। तो याद रखेंगे आप, कानपुर में ये बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क। अगला है, प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह को भूविज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, देवरिया के। ध्यान रखेंगे जो प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह हैं इन्हें भूविज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है और पुरस्कार का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। और ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये हमारे यूपी के देवरिया से संबंधित हैं। दोस्तों ये लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। ये कौन से विश्वविद्यालय में? तो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह, और इन्हें जो है दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भूविज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 से केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने सम्मानित किया। वैसे ये हैं कहाँ के? तो वो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली हैं। इसके अलावा ये जो प्रोफेसर हैं ये विज्ञान रत्न अवार्ड, शिक्षक श्री और सरस्वती सम्मान से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस अनुभवी निशानेबाज ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर के इतिहास रचा? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए मेराज अहमद खान। तो याद रखेंगे इनका नाम, जो मेराज अहमद खान है, इन्होंने यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। जो मेराज अहमद खान है इन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर के इतिहास रचा। और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 46 वर्षीय हैं। इन्होंने 40 शॉट फाइनल में 37 का स्कोर किया और कोरिया 36 तो मिन्सू किम से आगे रहे जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, और ब्रिटेन के बेन लेवलिन ये तीसरे स्थान पर रहे। महराज अहमद खान का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा शहर में हुआ था। 2 बार के ओलंपियन जो अब चांगवेन में
भारत के लिए सबसे उम्रदराज प्रतिभागी हैं। उन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो में विश्व कप में रजत पदक जीता था। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो महराज अहमद खान है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी जो दक्षिण कोरिया के चांगवोन में ISSF विश्व कप हुआ 2022 में, उसमें इन्होंने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा गौरैया नामक ड्रोन बनाया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा C, IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने क्या बनाया है, एक गौरैया नाम का ड्रोन बनाया है और यहाँ पर आप इस ड्रोन की इमेज भी देख सकते हैं। इसका जो आकार है वो भी एक गौरैया के तरह ही है। इसकी दोस्तों खासियत क्या रहेगी, तो IIT कानपुर में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के छात्र वसंत ने यह नैनो ड्रोन गौरैया बनाया है। इसका सेना की ज़रूरतों के मुताबिक इस ड्रोन को तैयार किया जा रहा है। इसका वजन वो केवल 239 ग्राम है और इसमें खास बात यह है कि ज़मीन से 50 मीटर ऊपर जाते ही ये आँखों से ओझल हो जाता है, यानी कि आँखों से ये दिखाई नहीं देता है क्योंकि आकार में काफ़ी छोटा है। ये ड्रोन गौरैया की तरह है, जैसे ही ऊपर जाएगी तो दिखाई नहीं देगा। इसकी आवाज़ तो 35 मीटर के बाद ही नहीं सुनी जा सकेगी। तो ये आप याद रखेंगे कि अगर पूछा जाता है कि गौरैया नाम का जो ड्रोन है वो किसने बनाया, तो IIT कानपुर के जो शोधकर्ता है उन्होंने ये ड्रोन बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है, कौन सा राज्य वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश है ये वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किस राज्य ने किया, तो ये यूपी ने किया। अगला है, हाल ही में किस IIT संस्थान में निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा B, IIT कानपुर में क्या किया गया, तो निर्माण त्वरक कार्यक्रम एक है जो कि शुरू किया गया कहाँ पे, IIT कानपुर में। अब इसमें है क्या, तो इसके तहत 15 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा और उनमें से जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उस स्टार्टअप को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, निर्माण त्वरक कार्यक्रम ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो IIT कानपुर में। दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को डिटेल में इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी और अगर सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से इसे हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को लेकर आए हैं। और अगर आपको इसकी PDF डिटेल में चाहिए, अगर आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में देखने हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के तहत क्षतिपूर्ति की राशि कितनी होगी? तो ऑप्शन यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा, 10 लाख। तो इस बात को याद रखेंगे, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जो कर्मचारी होते हैं वो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अगर मृत्यु होती है तो उन्हें कोई मुआवजा दिया जाएगा। तो ऐसे में अभी क्या किया गया है, एक योजना शुरू की गई है। कौन सी? तो मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना। ये जो योजना है इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए मृत्यु उसकी हो जाती है तो उसके आश्रित को 10 लाख रुपए वो मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। और ये जो योजना है वो कौन सा विभाग इसको संचालन करेगा, तो याद रखेंगे आप, पंचायती राज विभाग। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क बनकर तैयार हो चुका है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा C, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क बना है और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि सोशल मीडिया समेत हर तरह का जो डेटा है वो यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। तो प्रदेश का ये पहला डेटा सेंटर पार्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा में। अगला है, हिरासत में हुई मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो हिरासत में हुई मौतों के मामले में जो यूपी है ये पहले स्थान पर रहा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पिछले 2 सालों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिरासत में सबसे ज़्यादा मौतें यहीं पे दर्ज की गई। 2020-21 में उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में 451 मौतें दर्ज की गई, जबकि 2021-22 में ये संख्या बढ़ी और 501 हो गई।
2020 से 22 के दौरान टोटल देखा जाए तो 955 मौतें दर्ज की गई हैं पुलिस के हिरासत में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हिरासत में होने वाली मौतों की कुल संख्या कितनी है, तो 2020-21 में 1940 थी, 2021-22 में बढ़कर के 2544 हो गई। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य का स्थान आता है, तो पश्चिम बंगाल दूसरे पर है, इसको याद रखेंगे, जहां पे 2020-21 में 185 और 2021-22 में 257 मौतें दर्ज की गई। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि पुलिस हिरासत में मौतों के मामले में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है, तो वो है यूपी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू करने का निर्णय लिया, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। और इसमें क्या होगा, तो ओडीओपी की तरह ही उसमें एक जिले पे एक उत्पाद को चुना गया था, इसमें एक तहसील पर एक उत्पाद को चुना जाएगा और उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। देखिए ये मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो जो नवीन नगरीय क्षेत्र हैं उनमें सीवरेज हो गया, पेयजल हो गया, पार्किंग है, स्वच्छता है, चौराहों का सुंदरीकरण है, मार्ग प्रकाश है, यानी ये जो सारी आम समस्याएं होती हैं उनका यहाँ पर निस्तारण करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया। अगला है, चंद्रशेखर आजाद की दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है उसका शिलान्यास कहाँ पे किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। और ये जो प्रतिमा है ये कितनी ऊंची है, तो 151 फीट ये प्रतिमा ऊंची है। और क्वेश्चन क्या है कि चंद्रशेखर आजाद की, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनमें सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो लखनऊ में स्थापित की गई है और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक, इसको याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश की पहली कैनो कायाकिंग खिलाड़ी निशा रावत ने थाईलैंड में हुई प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, कांस्य पदक। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये कैनो कायाकिंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने थाईलैंड में जो प्रतियोगिता हुई है उसमें कांस्य पदक जीता है। ये हैं कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश के आगरा की ये रहने वाली हैं और ये जो प्रतियोगिता थी कैनो कायाकिंग की उसमें 11 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो उनमें से इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कैनो कायाकिंग प्रतियोगिता क्या होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक छोटी सी बोट कह सकते हैं जो कि पानी में चलाई जाती है, यही प्रतियोगिता होती है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश से कितने गांवों को शिल्प गांव के रूप में चुना गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 2 गांवों को। और वो 2 गांव कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे आप, नैनी है और कौन सा है, और है ताजगंज। ठीक है, याद रखेंगे नैनी और ताजगंज ये उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं शिल्प गांव के रूप में। वैसे अगर ओवरऑल ऑल इंडिया देखा जाए तो 8 गांव को जो है चुना गया है शिल्प गांव के रूप में। और वो 8 और कौन कौन से गांव हैं, तो महाबलीपुरम है तमिलनाडु का, आमेर है राजस्थान का, रघुराजपुर उड़ीसा का है, तिरुपति ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, और वडाज ये गुजरात का है। इसके अलावा अनेमुंडी ये है कर्नाटक का। ठीक, तो ये सारे कितने हैं, ये 8 गांव हैं जो कि शिल्प गांव के रूप में चुने गए हैं, उनमें से हमारे यूपी से 2 गांव शामिल हैं, नैनी और ताजगंज। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 का सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती किसे दिए जाने की घोषणा की गई, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। और दोस्तों ये जो भारत भारती सम्मान है इसमें 8 लाख रुपए की जो है क्या दिया जाता है, पुरस्कार राशि दी जाती है और ये हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये बात याद रखेंगे, भारत भारती 2021 का। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित करछना में नया पक्षी विहार स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज में। ठीक है, ध्यान रखेंगे नया पक्षी विहार है जो कि स्थापित किया जाएगा प्रयागराज में। कहाँ पे, तो जिले के करछना में, ध्यान रखेंगे प्रयागराज के करछना में। अगला है, प्रदेश के किस जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा, तो ये बनेगा चित्रकूट में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनाया जा रहा है, चित्रकूट में बनाया जा रहा है और ये प्रदेश का चौथा, इसको याद रखेंगे, प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, प्रयागराज में। दोस्तों प्रयागराज में डिजिटल कुंभ संग्रहालय दिव्य एवं भव्य कुंभ की महान परंपरा का साक्षात्कार कराएगा, यानी कहाँ पे बनेगा, प्रयागराज में।
15 एकड़ से ज़्यादा के क्षेत्रफल में ये बनाया जाएगा। बनाने में लागत कितनी आएगी, तो 300 करोड़ रुपए की इससे ज़्यादा ही लागत आएगी। और ये जो संग्रहालय है इसका स्वरूप समुद्र मंथन के दृश्य का आभास कराएगा, ऐसा इसको रूप दिया जाएगा। वहीं मुख्य भवन मथनी के तौर पर इस्तेमाल हुए मद्रांचल पर्वत जैसा दिखाई देगा। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार हो रहा यह संग्रहालय दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को टक्कर देगा। आपको याद होगा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये क्या है, तो ये दुबई में स्थित है और ये जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के तौर पे जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीता, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, मुजफ्फरनगर। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये कौन है, प्रियंका गोस्वामी, और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सिल्वर मेडल जीता। दोस्तों ये यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, इसको याद रखेंगे, यहीं पे इनका जन्म हुआ है और इन्होंने 10,000 मीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल ये आयोजित कराए गए थे और ट्रैक एंड फील्ड में भारत का ये तीसरा पदक था। उन्होंने अपनी रेस 43 मिनट 38 सेकंड में पूरी की। ऑस्ट्रेलिया की जमीमा ने 42 मिनट और 34 सेकंड में ये पूरी कर दी और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने पैदल चाल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर के नया इतिहास रचा है। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि राष्ट्रमंडल खेलों में पैदल चाल में पहली महिला कौन सी है जिन्होंने पदक जीता, तो ये हो गई हैं मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरठ की रूपल चौधरी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कांस्य पदक, और यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों 4 अगस्त 2022 को कोलंबिया में आयोजित की गई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, जिसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की जो रूपल चौधरी हैं इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 51.85 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। इससे पहले 2 अगस्त को रूपल ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीता था। इसके साथ ही 17 वर्षीय जो रूपल चौधरी हैं ये विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो ये रिकॉर्ड इनके नाम पे बना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो ये हो गई हैं रूपल चौधरी, जो कि कहाँ की हैं, हमारे यूपी के मेरठ जिले की रहने वाली है। अगला है, कौन सी राज्य सरकार मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रही है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ये जो है कौन सी योजना, मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रही है। और दोस्तों ये जो योजना है ये किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया ताकि उन्हें फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराई जा सके। अगला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ की अनु रानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, कांस्य पदक इन्होंने जीता है और यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। 7 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो मेरठ के बहादुरपुर गांव की महिला भाला फेंक खिलाड़ी हैं अनु रानी, इन्होंने महिलाओं की जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। अनु रानी ने अपने तीसरे प्रयास में 60 मीटर दूर भाला फेंक करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया की केल्सी बार्बर थी जिन्होंने 43 मीटर के थ्रो से, 43 नहीं होगा यहाँ पे कितना होगा 63 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक जीता। और दोस्तों इन्होंने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है और वो रिकॉर्ड क्या है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन के इवेंट में, यानी जो भाला फेंक की प्रतियोगिता थी, इस प्रतियोगिता में देश की पहली महिला भाला फेंक खिलाड़ी बन गई हैं ये इस मेडल को जीतने वाली। ठीक है, तो इनके नाम पर भी ये रिकॉर्ड बन गया है। तो इसका ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम आप याद रखेंगे। अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है पदक जीतने वाली, तो ये कौन सी है? अनु रानी। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अगला है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दिव्या काकरान ने कांस्य पदक जीता, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? दोस्तों अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो उसमें यूपी से कई सारे खिलाड़ियों ने मेडल्स जीते और एक नए रिकॉर्ड के साथ जीते। तो ये सभी नाम वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से याद रखेंगे इनको। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? दिव्या काकरान की, कि ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये यूपी के
मुजफ्फरनगर से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। यूपी की जो दिव्या काकरान है, इन्होंने रेसलिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले भी 2018 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में दिव्या काकरान ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। दिव्या काकरान यूपी के मुजफ्फरनगर के पुरबालियान गांव की रहने वाली हैं। ठीक, याद रखेंगे कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, और किस प्रतियोगिता में, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। अगला है, राज्य के किस जिले की नेहा विश्वकर्मा ने देश का सबसे छोटा प्रोटेड चित्र तैयार किया है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस राज्य की रहने वाली है नेहा विश्वकर्मा, जिन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया और देश का सबसे छोटा प्रोटेड चित्र तैयार किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी के। सबसे पहले यहाँ पर आप ये इमेज देखिए, ये जो चित्र है ये स्वामी विवेकानंद का है और ये इंडिया का सबसे छोटा चित्र है जो कि किससे बनाया गया है। खास बात इसमें भी है क्योंकि ये पेंसिल या पेन से नहीं बनाया गया है, ये जो चित्र है ये मेहंदी की कोन से बनाया गया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है चित्र जो कि बेहद ही छोटा है। यहाँ पर जो इमेज है वो काफ़ी हमने बड़ी की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इमेज यहाँ पर दी गई है ये है स्वामी विवेकानंद की चित्र, जिसके चलते इन्होंने एक इंडिया में रिकॉर्ड बना दिया कि सबसे छोटा जो चित्र है वो किसने बनाया। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेहा विश्वकर्मा। दोस्तों इसकी अगर हम लंबाई की बात करें कि ये जो चित्र है कितना लंबा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर ये चित्र लंबा है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 1 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। तो यहाँ से आप इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों देख सकते हैं। अगला है, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को उत्तर प्रदेश सरकार कितने रुपए से सम्मानित करेगी? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, 1 करोड़ रुपए से। जो यूपी सरकार है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता उनको 1 करोड़ रुपए देगी। वहीं अगर हम बात करें कि जिसने रजत पदक जीता तो रजत पदक के लिए ये जो सम्मान राशि है वो 75 लाख है। इसके अलावा जो कांस्य पदक जीता है जिस खिलाड़ियों ने, तो उनको जो है इसमें दिया जाएगा 50 लाख रुपए। तो ये याद रखेंगे आप, गोल्ड मेडलिस्ट को 1 करोड़, रजत पदक को 75 लाख और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए। अगला है, यूपी का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट कहां पर बनकर के तैयार है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, चित्रकूट में बनकर के तैयार है यूपी का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट। टेबल टॉप एयरपोर्ट होता क्या है? तो दोस्तों क्या है कि जो पहाड़ होता है, तो 2 पहाड़ हैं अगर, तो उसके बीच में से अगर कोई एयरपोर्ट बना दिया जाए उसको टेबल टॉप एयरपोर्ट कहा जाता है। यानी कि अगर देखा जाए कोई पहाड़ है उस पर एयरपोर्ट बना दिया गया, उसके आसपास यानी कि दोनों तरफ क्या होगा, नीचे खाई सी होगी। तो ऐसा एयरपोर्ट जो कि किसी पहाड़ी पर बना दिया जाए तो उसे जो है कहा जाता है टेबल टॉप एयरपोर्ट। अगला है, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, पंचामृत योजना। दोस्तों जो पंचामृत योजना है किससे संबंधित है? तो गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित है। अगला है, किस शहर में देश की पहली नाइट सफारी बनेगी? तो देश की जो पहली नाइट सफारी है ये बनाई जाएगी कहाँ पे? तो याद रखेंगे आप, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि देश में पहली बार नाइट सफारी बनाई जा रही है जो कि यूपी के लखनऊ में बनेगी। और दोस्तों ये किस देश की तर्ज पर बनेगी? तो सिंगापुर की तर्ज पर ये बनाई जाएगी। और एरिया की अगर बात करें तो 350 एकड़ क्षेत्रफल में ये नाइट सफारी बनी होगी। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जेल मैनुअल 1941 के स्थान पर जेल मैनुअल 2022 लागू करने की घोषणा की गई? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों यूपी में क्या है, जेलों में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला। यहाँ पे जो है कैबिनेट ने जो उत्तर प्रदेश की जेल मैनुअल 1941 था इसको अपडेट किया और 2022 के साथ जो है बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब इसमें खास बदलाव किया हुआ है, तो खास बदलाव इसमें ये हुआ है, अब जेलों में काला पानी की सज़ा जो है वो खत्म कर दी गई है यूपी में। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा क्या इसमें बदलाव किया गया? तो जेलों में अत्याधुनिक दंगारोधी उपकरणों के साथ साथ कैदियों के लिए बेहतर रखरखाव, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बच्चों को अंदर रहने की अनुमति देने के साथ साथ एक सुसज्जित सशस्त्र बल सुनिश्चित करेगा। वहीं जेल में निरुद्ध महिला बंदी के साथ 6 साल की उम्र तक बच्चा जेल में रह सकता है। तो ये इसमें बदलाव किए गए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बदलाव है वो है काला पानी की सजा को
खत्म करना। अगला है, हाल ही में किस देश के संग्रहालय ने कानपुर की कलाकृति सहित कुल 7 कलाकृतियों को भारत लौटाने के लिए समझौता किया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, स्कॉटलैंड। तो याद रखेंगे कि स्कॉटलैंड से भारत के लिए जो है कितनी 7 कलाकृतियाँ वापस आएंगी और इसमें यूपी के कानपुर की भी एक कलाकृति शामिल है। तो याद रखेंगे स्कॉटलैंड से 7 कलाकृतियाँ भारत वापस आई हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करने जा रही है? देश की पहली शिक्षा टाउनशिप यानी कि एजुकेशन टाउनशिप। ये दोस्तों क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा लेंगे। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले और एग्जाम में पूछा जा सकता है। देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप किसने विकसित की है? तो ये यूपी है। अगला है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट की सर्वे के अनुसार देश का कौन सा एयरपोर्ट यात्री सुविधा में शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, वाराणसी एयरपोर्ट। जो वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये जो है शीर्ष पे रहा है देश में। किस मामले में? तो यात्री सुविधा के मामले में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, वाराणसी एयरपोर्ट कौन सा है एयरपोर्ट? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी में स्थित है। अगला है, और दोस्तों सारे क्वेश्चंस की अगर आपको डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जन्मे झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिबते रिजी का निधन हो गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, रायबरेली में। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये कौन है? तो ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिबते रजी हैं, जिनका अभी निधन हो गया है। दोस्तों ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। इन्होंने 2004 से 2009 के बीच झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था और ये कांग्रेस से जुड़े रहे, 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे और बाद में इन्हें झारखंड और असम का राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन ये हमारे यूपी से संबंधित हैं क्योंकि इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में हुआ था। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड के और असम के ये राज्यपाल रहे, तो काफ़ी फेमस नेता ये रहे। तो याद रखेंगे आप इनका नाम सैयद सिबते रजी, और ये रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1939 को इनका जन्म हुआ था, 7 मार्च को। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन फलों पर प्रोजेक्ट परमिट को समाप्त करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, आंवला और चिरौंजी पे। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंवला और चिरौंजी पर जो है अभिवाहन शुल्क माफ कर दिया है। यह दोनों फल वन उपज में आते हैं और किसानों को इनकी बिक्री के लिए वन विभाग में अभिवाहन शुल्क जमा कर ट्रांजिट परमिट बनवाना पड़ता है। लेकिन सरकार ने जो है ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिसके बाद किसान आंवला और चिरौंजी को आसानी से बेरोक टोक बाजार में बेच सकेंगे और इसके लिए उन्हें जो है अभिवाहन शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, तो दोनों फल के नाम याद रखेंगे क्योंकि ये फल की कैटेगरी में आते हैं, आंवला और चिरौंजी। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस लेखक को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको चाहें तो नोट भी कर लिया करें। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 31वें व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो 31वें जो व्यास सम्मान है वो असगर वजाहत को दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों ये इन्हें किस लिए दिया गया है, यानी कि इनका कौन सा नाटक या उपन्यास कौन सा है? तो इनका नाटक है एक महाबली। महाबली नाम से इनका एक नाटक है जिसके लिए इन्हें 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ये हमारे यूपी से संबंधित हैं। इनका जो जन्म है वो 5 जुलाई कब हुआ था? तो याद रखेंगे आप 5 जुलाई 1946 को इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इनका जन्म हुआ था। तो इस वजह से ये हमारे यूपी से संबंधित हैं। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। और वैसे भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो असगर वजाहत को, महाबली के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज। और वैसे भी कन्नौज इत्र के मामले में फेमस है और कन्नौज का जो ODOP है वो भी क्या है? तो वो भी है इत्र उत्पादन। तो याद रखेंगे आप आसानी से, इत्र पर्यटन स्थल के रूप में किसको विकसित करने का फैसला लिया गया? तो ये कन्नौज को।
अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित ट्विन टावर को 28 अगस्त 2022 को विस्फोटक की मदद से गिराया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नोएडा में स्थित था ट्विन टावर जो कि 28 अगस्त 2022 को एक विस्फोटक की मदद से गिरा दिया गया। यहाँ पर आप एक इमेज देखिए, ये आप जो दो टावर देख रहे हैं, ऊंची बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इनको ही ट्विन टावर के नाम से जाना जाता था। और ये जो है कब गिराई गई हैं, तो इनको जो है 28 अगस्त को गिरा दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है कि इसको किसने गिराया, क्यों गिराया गया, क्या कारण था। तो दोस्तों क्या था कि जो बिल्डिंग बनाने के नियम होते हैं उसका पालन यहाँ पे नहीं किया गया था और इसी के चलते जो है इसको गिराया गया। और इसको किसने गिराया, तो दो कंपनी है, एक कंपनी है सुपरटेक और एक कंपनी है एडिफिस। तो ये जो दो कंपनियां हैं इन्होंने इसको गिराया है और 3700 किलोग्राम, कितना 3700 किलोग्राम यहाँ पर जो है विस्फोटक इसमें लगाया गया था। इसमें जो बिल्डिंग थी इसकी छतों में, इसके पिलर्स में जो है छेद करके बारूद यहाँ पे भरी गई थी और उसके बाद जो है इसको गिराया गया और गिरने में इसको महज 10 से 12 सेकंड का टाइम लगा और ये जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई। तो ये अभी काफ़ी चर्चा में थी जब ये गिराई गई थी। तो नाम यहाँ पे याद रखेंगे ट्विन टावर, ये कहाँ पे है, ये नोएडा में स्थित थी और इसको गिराया गया। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, खुर्शीद अहमद का। जो खुर्शीद अहमद है इनको जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, ये हैं कहाँ पे कार्यरत, तो यूपी के देवरिया में जो कंपोजिट स्कूल है वहाँ पे ये शिक्षक के तौर पर कार्यरत है। अगला है काशी की बेटी सुमेधा पाठक ने कोरिया के चांगवोन में खेले जा रहे वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी रजत पदक। तो ध्यान रखेंगे आप, काशी की रहने वाली हैं सुमेधा पाठक। इन्होंने कोरिया में जो प्रतियोगिता हुई थी चांगवोन में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप, इसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में रजत पदक जीता। ठीक है, नाम याद रखेंगे, सुमेधा पाठक है कहाँ की, तो काशी की ये रहने वाली हैं। एनसीआरबी द्वारा जारी साल 2021 के आंकड़ों में हत्याओं के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों यूपी जो है ये एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी का फुल फॉर्म है, याद रखेंगे आप, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो इसके द्वारा जो है आंकड़े जारी किए गए थे और 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 4,28,278 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में वास्तविक दर्ज मामलों में जो उत्तर प्रदेश है वो 56,083 मामलों के साथ पहले स्थान पर रहा। इसकी जो दर है वो 50.5% से कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी जो है ये आंकड़े जारी किए गए 2021 के, उसमें जो यूपी है पहले स्थान पर रहा। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रति 1 लाख की आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध 2020 में 56.5% से बढ़कर के 2021 में 64.5% हो गए। इसके अलावा हत्याओं के मामले में भी जो यूपी है वो 3,717 मामलों के साथ पहले स्थान पर रहा और जो बिहार है वो 2,799 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा हत्याओं के मामले में। तो ओवरऑल सारे आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इनको कि यूपी जो है एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हत्याओं के मामले में, इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी जो यूपी है वो पहले स्थान पर रहा। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने कम समय में जनता की शिकायत को दूर करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी ई कंप्लेंट पोर्टल। दोस्तों यूपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने मंगलवार को कालिदास मार्ग पर जो है ई कंप्लेंट पोर्टल, जहाँ पे उनका आवास है वहाँ से ई कंप्लेंट पोर्टल और वेबसाइट भी यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सीधा सा कि जनता की जो शिकायतें हैं उनको कम समय में उनको जो है निस्तारण उसका कर दिया जाए, यही इसका उद्देश्य है। अगला है हाल ही में रायबरेली में आयोजित प्रतियोगिता में किसने 100 मीटर रेस में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, अमलान बोरगोहेन ने, इन्होंने जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर की रेस में। दोस्तों इन्होंने जो रेस है 100 मीटर की वो कितने समय में पूरी की है, तो 10.25 सेकंड में इन्होंने इस रेस को पूरा किया और इसी के चलते इन्होंने क्या किया, एक नया रिकॉर्ड बनाया। और ये हैं कहाँ के, तो वो भी याद रखेंगे, ये हैं असम के, लेकिन जो प्रतियोगिता हुई है वो कहाँ पे, यूपी के रायबरेली में।
अगला है हाल ही में चर्चा में रहा सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो सलखन जीवाश्म पार्क है ये यूपी के सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ये 150 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है। 150 करोड़ साल ये पुराना बताया जा रहा है और इसको जो है हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया। तो याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। सलखन जीवाश्म पार्क यूपी के किस जिले में स्थित है, तो ये सोनभद्र में स्थित है। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, ये क्या है, ये सलखन जीवाश्म पार्क आपको बताया। यही यहाँ पर जो है पत्थरों में क्या है, ये यहाँ पर ये चिन्ह आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जितने भी सारे पत्थर है वहाँ पर इसी तरह के चिन्ह हैं। तो इसी वजह से ये जो सलखन जीवाश्म पार्क है इसको नाम दिया गया जीवाश्म पार्क का और इसे हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया। अगला है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, सुरेश रैना। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं सुरेश रैना की। इन्होंने जो है क्या किया है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों ये यूपी से संबंधित हैं, तो कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूपी के गाजियाबाद से संबंधित हैं, इसको याद रखेंगे। अगला है हाल ही में राज्य के किस जिले में खुदाई के दौरान 15,000 वर्ष पुरानी मूर्तियां मिली हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, बरेली में। ठीक है, कहाँ पे, बरेली में पाई गई हैं 15,000 साल पुरानी मूर्तियां। कहाँ पे, हमारे यूपी के बरेली में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले का भरतौल गांव हर घर आरओ का पानी पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला गांव बना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, बरेली का कौन सा गांव है, भरतौल गांव। ये जो है हर घर आरओ का पानी पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला गांव बन गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, यूपी का कौन सा है, भरतौल गांव। अगला है भारत का कौन सा राज्य फरवरी 2023 में इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है ये फरवरी 2023 में इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2022 को विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसका उद्घाटन है वो किया है कहाँ पे, तो याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, नोएडा में। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने, कहाँ पे, नोएडा में 12 सितंबर 2022 को। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के लिए नीति आयोग का गठन करने की तैयारी में है। इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि राज्य नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री होंगे। यह संस्था नीतियों का विश्लेषण करेगी। तो ये बात दोनों याद रखेंगे आप, जो केंद्र सरकार का नीति आयोग है उसी की तर्ज पर यूपी में भी नीति आयोग का गठन किया जाएगा और इसमें जो नीति आयोग का प्रमुख होगा वो सीएम होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री होंगे। और काम क्या होगा, तो नीतियों का विश्लेषण करना। अगला है किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1000 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है क्या किया गया था, एक तिरंगा यात्रा निकाली गई 10 अगस्त को, जिसमें कि जो तिरंगा है वो 1000 फीट और 3 इंच लंबा था और इसी के चलते इसका जो नाम है वो वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये तिरंगा यात्रा हुई थी, तो वो भी याद रखेंगे आप, मैनपुरी में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ये तिरंगा यात्रा हुई थी। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले के कुसमही जंगल को इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर का जो कुसमही जंगल है इसे इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में साइन बोर्ड में हिंदी भाषा के अतिरिक्त किस भाषा में जानकारी लिखने का आदेश दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, हिंदी के अलावा उर्दू में भी जो जानकारी है वो लिखी जाएगी। यानी अस्पताल में जहाँ जहाँ भी जो हिंदी में लिखे जाते हैं जो साइन बोर्ड पर, तो हिंदी के अलावा ये कहा गया कि उर्दू में भी आप जो है वो जानकारी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है मिर्जापुर के कैमूर इलाके में प्रदेश सरकार किस पक्षी के लिए रेस्टोरेंट खोलेगी। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, कहीं पे पक्षी के लिए रेस्टोरेंट खोला जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, गिद्धों के लिए। गिद्धों के लिए जो है क्या खोला जाएगा, एक रेस्टोरेंट खोला जाएगा। ठीक है, किसके लिए, गिद्धों के लिए। और इसकी खासियत ये होगी कि जो गिद्ध है, गिद्धों के अतिरिक्त किसी अन्य जानवर या पक्षी का प्रवेश यहाँ पे वर्जित होगा।
इस रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा गया? तो वल्चर रेस्टोरेंट इसका नाम रखा गया। इस प्रकार का जो रेस्टोरेंट है वो देश में बनने वाला पहला अपनी तरह का रेस्टोरेंट है जिसमें गिद्धों को पौष्टिक और शुद्ध नाश्ता व भोजन का पूरा इंतजाम होगा। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी पक्षी के लिए रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को प्रदेश का पहला सर्विलांस शहर घोषित किया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नोएडा को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला प्रदेश का सर्विलांस शहर घोषित किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। गोंड। गोंड जो जनजाति है, आदिवासी जाति है, उसको जो है अभी जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उत्तर प्रदेश राज्य के, जो भदोही जिले में 5 उपजातियां हैं, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, इसके साथ जो गोंड समुदाय है इसको उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि 5 उपजातियां हैं, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, इसके साथ ही एक जाति है कौन सी? गोंड। तो इस समुदाय को भी एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अलावा हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की जनजातियों को भी एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया। और ये कौन कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रहने वाली है हाटी या हट्टी समुदाय, तमिलनाडु राज्य के नारी कुरवन समुदाय को कुरी विकरण समुदाय में, तथा कर्नाटक की काडू कुरबा जाति के साथ बेट्टा कुरबा को भी एसटी में शामिल किया गया। तो यहाँ पर इनका भी नाम याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे हाटी या हट्टी समुदाय को अभी एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया, ये कहाँ से संबंधित है, किस जिले में ये होती है? तो हिमाचल प्रदेश में है ये, सिरमौर जिले में। तो इसी तरह से सबको याद रखेंगे। अगला है, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की ओर से किस शहर को सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी घोषित करने को संगठन ने अधिकृत तौर पर स्वीकार्यता दे दी है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, वाराणसी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ ने वाराणसी को जो है सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी घोषित करने के लिए स्वीकार्यता दे दी है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा पीपीपी मॉडल पर पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ नगर निगम। ठीक है, लखनऊ नगर निगम द्वारा जो है पीपीपी मॉडल पर पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा, क्योंकि पहला महिला विश्वविद्यालय जो कि पीपीपी मॉडल पर खोला जा रहा है, तो इसीलिए याद रखेंगे आप कहाँ पे? लखनऊ में। अगला है, कौन सा राज्य एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना शुरू करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यूपी में ओडीओपी हो गई, इसी तरह से अभी आपको बताया था कि एक योजना कौन सी शुरू की गई यूपी में, तो वो है एक तहसील एक उत्पाद, और अभी जो है एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना यूपी में भी शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये सभी यूपी से संबंधित हैं। अगला है, प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, बाल पिटारा ऐप। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए है बाल पिटारा ऐप। अगला है, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, वह किस शहर से संबंधित थे? तो जो राजू श्रीवास्तव है ये कानपुर से संबंधित थे, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और ये एक जाने माने, सभी लोग इनको जानते होंगे, ये हास्य कलाकार थे, इनका अभी जो है निधन हो गया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो वो आप याद रखेंगे यहाँ से 25 दिसंबर 1963 को इनका जन्म हुआ था। अगला है, हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आचार्य राम यतना शुक्ला का निधन हो गया, वह किस जिले से संबंधित थे? तो जो पंडित जो आचार्य राम यतना शुक्ला थे, ये जो है कहाँ से संबंधित थे? ये संबंधित थे भदोही से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इनको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये संस्कृत के विद्वान थे और काशी विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। इनका 90 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, इन्हें लोकप्रिय रूप से अभिनव पाणिनि के नाम से जाना जाता था। आचार्य राम यत्न शुक्ल, इनका जन्म 15 जनवरी 1932 को भदोही जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था, और ये संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, भारत 2023 में पहली मोटो ग्रांड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा, इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, नोएडा में जो है इसका आयोजन किया जाएगा।
भारत में पहली बार जो मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप की रेस है उसका। ठीक है, कब? 2023 में। और दोस्तों इसको नाम क्या दिया गया है? तो इसे ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत नाम दिया गया है और इसमें 19 देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। ठीक है, तो पहली बार भारत में आयोजित हो रही है नोएडा में। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों के विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मिशन निरामया। ठीक है, शुरू किया गया किसके लिए? तो उत्तर प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए। अगला है, महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को कौन सी राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यूपी सरकार ने जो है महात्मा गांधी की जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर के अवसर पे मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मातृभूमि योजना पोर्टल से क्या होगा, किस तरह का लाभ होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको जो है लॉन्च किया है, मातृभूमि योजना पोर्टल। इसके माध्यम से जनता को जोड़ा जाएगा, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति गाँव में सामुदायिक भवन, चिकित्सालय, स्कूल या कॉमन सर्विस सेंटर आदि का निर्माण अपने पूर्वज के नाम पे कराना चाहता है तो उसे 60% पैसा देना होगा। यानी कि उसे 60% पैसा देना होगा और 40% जो पैसा है वो राज्य सरकार लगाएगी। तो इससे जो भी जैसे चिकित्सालय हो गया या स्कूल हो गया, तो जिसका भी विकास होगा उसका नाम वो अपने पूर्वज के नाम पर या अपने नाम पे करा सकेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, मातृभूमि योजना पोर्टल यूपी से संबंधित है। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल रून रिच लिस्ट में अलख पांडे को स्थान मिला। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो जो अलख पांडे हैं सभी लोग जानते हैं, फिजिक्स वाला के नाम से फेमस है अलख पांडे। तो इनको जो है अभी इंटरनेशनल रून रिच लिस्ट में शामिल किया गया। वैसे भी इनकी जो कंपनी है वो एक यूनिकॉर्न कंपनी है। तो आप लोग जानते होंगे इनका नाम अलख पांडे। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, प्रयागराज से। तो जो अलख पांडे हैं ये प्रयागराज से संबंधित है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, सभी लोग जानते होंगे अलख पांडे फिजिक्स वाला। इनका यूट्यूब पर भी चैनल है और ये जो है काफ़ी बड़े टीचर है। अगला है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने के लिए CRPC विधेयक 2022 बिल को पास किया है, जिसके तहत दुष्कर्म आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूपी सरकार ने इस तरह का एक बिल पास किया है जिसके तहत जो दुष्कर्म आरोपी होगा उसको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। अगला है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के मध्य शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी से बोगीबील, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी। ठीक है, अगर किलोमीटर की बात करें कि कितनी लंबी होगी तो 4000 किलोमीटर ये लंबी नदी क्रूज सेवा होगी। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 25वां वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, आगरा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस जिले में 25वां वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो ये यूपी के आगरा में किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो इसका जो नाम है वो बदल दिया गया और अब इसका जो नाम है वो राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, राज्य योजना आयोग से राज्य परिवर्तन आयोग। अगला है, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार से? तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से। अगला है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए उत्तर प्रदेश दल का ध्वजवाहक किससे बनाया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, अन्नू रानी को। इनको जो है उत्तर प्रदेश दल का ध्वजवाहक बनाया गया 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे अन्नू रानी को जो है गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स के उद्घाटन समारोह के लिए उत्तर प्रदेश दल का ध्वजवाहक बनाया गया। जो राष्ट्रीय खेल है वो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के 6 अलग अलग शहरों में आयोजित किए गए। कौन कौन से? तो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में ये खेले गए। इस बार राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश 26 खेलों में हिस्सा ले रहा है और इन खेलों में उत्तर प्रदेश का 415 सदस्यीय दल शामिल हुआ। तो ये बात आप याद रखेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश ने जो है 26 खेलों में हिस्सा लिया
और ये जो प्रतियोगिता है 36वें नेशनल गेम्स हैं, ये कहाँ पे आयोजित हुए, तो ये गुजरात के 6 अलग अलग शहरों में आयोजित हुए, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। कब से कब तक, तो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच। अगला है, निम्न में से किस राज्य में दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर एससीआर विकसित किया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों, जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, आपने सुना होगा अच्छी तरीके से कि एनसीआर क्षेत्र में ये हुआ वो हुआ, तो सुना होगा आपने। तो जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है एनसीआर, तो इसी के तर्ज पर अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन का विकास किया जाएगा। इसमें राजधानी लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि नई बात है, एनसीआर की तर्ज पर अभी तक किसी भी राज्य ने इस तरह का कोई भी क्षेत्र विकसित नहीं किया है, तो आप याद रखेंगे यूपी सरकार जो है वो एससीआर यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास करेगा। और कौन कौन से जिले इसमें शामिल होंगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी। ये अधिनियम कब लाया गया था, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 1972 में लाया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है इसको अधिसूचित करने की मंजूरी दी गई है। ये जो बाघ अभ्यारण्य होगा ये 52,989.6863 हेक्टेयर में होगा, जिसमें से 29,958.863 हेक्टेयर ये बफर क्षेत्र होगा और 23,031 हेक्टेयर ये मुख्य क्षेत्र होगा। इससे पहले भी जो चित्रकूट जिले में ये जो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसके रूप में इसे अधिसूचित किया गया था, और अभी जो है इसे रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के रूप में भी अधिसूचित कर दिया गया। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार की प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप कि रानीपुर बाघ अभ्यारण्य ये किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो चित्रकूट जिले में ये स्थित है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद। जो गाजियाबाद है ये यूपी का सबसे स्वच्छ शहर रहा, और अगर इंडिया वाइज देखा जाए तो इसको जो है कौन से नंबर पे रखा गया, तो इसे 12वीं रैंक प्राप्त हुई है पूरे देश में। अगला है, हाल ही में राज्य में किस शहर के विद्यालयों में युवा पर्यटन क्लब स्थापित करने की पहल की गई, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, जौनपुर। दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और देश की सांस्कृतिक विरासत से युवकों को परिचित कराने के लिए विद्यालयों में युवा पर्यटन क्लब बनाए जाएंगे। इसमें होगा क्या, तो इसमें छात्रों को, जो छात्र होंगे उनको पर्यटक राजदूत बनाया जाएगा, और जौनपुर जिले के कुछ विद्यालयों में, कुछ स्कूलों में इसका गठन भी किया गया है। पर्यटन सूचना अधिकारी ने बताया कि युवा पर्यटन क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने गांवों, कस्बों, शहरों और राज्यों में मौजूद समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत के बारे में शिक्षित और जागरूक किया जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि युवा पर्यटन क्लब जो है ये बनाए जाने की जो घोषणा की गई है, एक पहल है, तो ये किस राज्य में है, तो ये यूपी से रिलेटेड है। अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 34 जिलों को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 34 जिलों को, जिनकी सीमाएं नेपाल, इसके अलावा और भी राज्यों से जो लगती हैं, तो उनको जो है क्या किया जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विकसित किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध जिलों में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर होंगे, होटल चेन, यात्री प्लाजा का विकास किया जाएगा, और यहाँ पर ओडी-ओपी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यूपी के जो 34 जिले हैं वो जिनकी सीमा नेपाल से लगती है या इसके अलावा और भी राज्यों से लगती है, ठीक है, तो उन सबको, जो भी जिले होंगे उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विकसित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो ओडी-ओपी है, एक जिला एक उत्पाद है, उन उत्पादों को यहाँ पे जो है प्रदर्शित किया जाएगा। औद्योगिक दृष्टि से इन जिलों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की छलांग और उपलब्धियों की पूरी जानकारी मिलेगी।
तो आपको यहाँ से यही याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों, तो 34 जिलों की सीमाएं जो नेपाल और अन्य राज्यों से मिलती हैं उनको क्या किया जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे विकसित किया जाएगा। अगला है, मुमताज खान को FIH द्वारा वर्ष की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ये उत्तर प्रदेश की किस जिले से हैं, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ये हैं लखनऊ की। भारत की फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी जो मुमताज खान है, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ यानी FIH की उभरती महिला वार्षिक स्टार खिलाड़ी बनी है और ये कहाँ की रहने वाली हैं, लखनऊ की हैं, 19 वर्षीय हैं। इन्होंने जो है अभी दक्षिण अफ्रीका में जो विश्व कप हुआ था उस दौरान शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया था। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे, मुमताज खान किस खेल से संबंधित हैं, तो ये एक हॉकी खिलाड़ी है। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अगला है, फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके क्या रखा जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, अयोध्या कैंट। फैजाबाद कैंट का नाम बदला जाएगा और क्या रखा गया, तो याद रखेंगे आप, अयोध्या कैंट इसका नाम कर दिया गया। तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने 4 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दी है। इससे पहले भी जैसा कि आपको बताया फैजाबाद जिले का भी नाम बदल के अयोध्या किया गया था। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, राम बाबू ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो राम बाबू हैं इन्होंने राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीतने के दौरान पुरुषों की 35 किलोमीटर पैदल चाल में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने ये जो 35 किलोमीटर की पैदल चाल थी वो 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकेंड के समय के साथ पूरी की। उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट और 16 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा जो हरियाणा के जुनैद खान के नाम पे था। यानी इनसे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम पे था, तो हरियाणा के जुनैद खान के नाम पे ये रिकॉर्ड था और जुनैद मंगलवार को 2 घंटे 40 मिनट और 51 सेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। तो ये आप इनका नाम याद रखेंगे, जो राम बाबू हैं ये जो है पहले स्थान पर रहे और इन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है पुरुषों की 35 किलोमीटर पैदल चाल में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जो यूपी सरकार है ये जो है सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला PAC बटालियन का गठन किस स्थान पर किया जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PAC की 3 महिला बटालियन के गठन की घोषणा की है। वहीं प्रदेश के सभी 1584 थानों पर महिला बीट आरक्षी को नियुक्त करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। इन 3 बटालियन का नाम क्या होगा, तो इनका नाम काफ़ी खास है क्योंकि इनका जो नाम है वो अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर रखा जा रहा है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। यह बटालियन बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो नाम है वो काफ़ी खास है। तो 3 बटालियन है, नाम याद रखेंगे और ये कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में ये जो है गठन की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना गया, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, मुमताज खान। दोस्तों भारत की जो हॉकी खिलाड़ी है मुमताज खान, इनको हॉकी संघ की उभरती महिला वार्षिक स्टार खिलाड़ी के रूप में जो है चुना गया है और अभी आपको ये क्वेश्चन कराया कि ये लखनऊ की रहने वाली हैं, 19 वर्षीय हैं। ठीक है, इनके बारे में आपने देखा अभी और पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने नीदरलैंड को छोड़ हर टीम के खिलाफ गोल किया है, तो काफ़ी इन्होंने एक जो है उभरते हुए खिलाड़ी के तौर पर इनको चुना गया। अगला है, हाल ही में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वे कुल कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, 3 बार। अब ये 3 बार कब कब मुख्यमंत्री रहे, तो वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। अभी सपा संरक्षक जो मुलायम सिंह यादव हैं इनका हाल ही में निधन हो गया और ये कितने साल के थे, तो 82 ईयर्स के थे। वे पिछले काफ़ी समय से बीमार थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ये 1967 में पहली बार विधायक बने थे और वह 8 बार विधायक रहे, ये ध्यान रखेंगे। 7 बार सांसद रहे, ये ध्यान रखेंगे और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार ये केंद्र में मंत्री रहे। मुलायम सिंह ने सफाई से सत्ता के शिखर तक का सफर बड़े ही संघर्षों के साथ तय किया था।
अभी दोस्तों इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है यहाँ से कि कब कब ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे, तो ध्यान रखेंगे आप, पहली बार ये 1988 में मुख्यमंत्री बने, इसके बाद ये 1993 में मुख्यमंत्री बने और इसके बाद ये 2003 में मुख्यमंत्री बने। यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री बने और ये एक बार रक्षा मंत्री भी रहे। रक्षा मंत्री कब रहे थे तो वो भी ध्यान रखना है, 1996 में ये रक्षा मंत्री रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, 8 बार विधायक, 7 बार सांसद और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री और 2 बार ये केंद्रीय मंत्री रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, योगी आदित्यनाथ को। तो ध्यान रखेंगे आप, योगी आदित्यनाथ को जो है अभी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? तो योगी आदित्यनाथ को अभी जो है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस समारोह में अवार्डों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति श्रेणी में उनके शानदार काम के लिए ये सम्मान दिया गया। हालांकि इस अवार्ड समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद नहीं हो सके थे। उन्होंने इस अवार्ड को राज्य की 25 करोड़ जनता को समर्पित किया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है किसको सम्मानित किया गया, तो योगी आदित्यनाथ को। अगला है, रवि कुमार ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, ये हैं वाराणसी के। और दोस्तों ये जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो पर्वत, तो इसकी चोटी को इन्होंने फतह किया है। तो ये कितनी ऊंची है ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है और इन्होंने इसको अभी जो है फतह किया है। तो नाम ध्यान रखेंगे आप, क्या नाम है? रवि कुमार, और ये कहाँ के हैं? वाराणसी के। अगला है, 12 अक्टूबर को संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, 8वें स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। दोस्तों कुल अगर देखा जाए जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे तो इसमें कुल जो पदक है यूपी ने कितने जीते, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। तो 56 पदक जो है कुल यूपी ने जीते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इसके बारे में। तो 12 अक्टूबर 2022 को गुजरात के सूरत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में एक समापन समारोह के साथ 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ। 61 स्वर्ण पदकों सहित कुल 128 पदकों के साथ जो सर्वसेज टीम है ये पदक तालिका में शीर्ष पर रही, जबकि जो महाराष्ट्र है वो 140 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यूपी की अगर हम बात करें तो 20 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 18 कांस्य पदक के साथ, यानी कि टोटल 56 पदक यूपी ने जीता और ये पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सर्वसेज है इसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते, इसी वजह से इसको जो है टॉप पे रखा गया। 61 स्वर्ण पदक इसने जीते, जबकि अगर ओवरऑल पदक देखे जाए कि पदकों की संख्या के मामले में तो महाराष्ट्र आता है, इसने 140 पदक टोटल जीते हैं। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के कौन से संस्थान को स्थान मिला? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। हाल ही में TH द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व स्तर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बरकरार है। यानी कि TH इसका फुल फॉर्म क्या है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलुरु टॉप 300 विद्यालयों में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है। लेकिन कुल ओवरऑल इसे जो है किस कैटेगरी में स्थान मिला है? तो 251 और 300 की बैंड में इसको स्थान दिया गया। अभी यूपी का कौन सा रहा इसमें शामिल? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, इसको जो है 601 से 700 के बीच रैंक दी गई है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये 801 से लेकर के 1000 के बीच की जो कैटेगरी है उसमें इसको स्थान दिया गया। इस वर्ष 104 देशों और क्षेत्रों के 1799 विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 137 अधिक हैं। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2023 की, इसमें शीर्ष पे कौन रहा? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा लगातार 7वें साल। इसके अलावा अगर इंडिया में देखा जाए टॉप पे कौन है? तो IISc बेंगलुरु, ये इंडिया में टॉप पे है। और यूपी के कौन से इसमें शामिल है? तो BHU और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये यूपी से इसमें शामिल रहे। अगला है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, इंदौर में आयोजित किया जाएगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। कि 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित होगा। ठीक है, इससे पहले जो 16वां है ये कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में। और जो 15वां है ये हुआ था 21 से 23 जनवरी 2019 के दौरान वाराणसी में।
अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट सिटी बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, गोरखपुर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो गोरखपुर है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट सिटी बनाया जाएगा। और स्पोर्ट सिटी जो है वो कितनी जगह में होगी? तो वो जो है 200 एकड़ में फैली होगी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 200 एकड़ में बनाई जाएगी स्पोर्ट्स सिटी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और इस स्टेडियम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और सभी प्रमुख इंडोर खेलों की अनुमति होगी। खेल अकादमी के साथ साथ खेल कूद में लगी चोटों के इलाज की भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध होगी। अगला है राज्य की किस संस्थान में हाइड्रोजन जनरेटर डिवाइस तैयार की है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, IIT BHU ने जो है क्या किया है? हाइड्रोजन जनरेटर डिवाइस तैयार की है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अभी ये काम क्या होगा इसका? तो डीजल, पेट्रोल व अन्य पेट्रो पदार्थों की सीमित भंडार का विकल्प दुनिया भर के वैज्ञानिक तलाश रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन इसका विकल्प जो है वो माना जाता है, लेकिन इसको बनाना और स्टोर करना काफ़ी कठिन है। तो इसी को लेकर के जो IIT BHU के वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक क्या किया है? एक हाइड्रोजन जनरेटर बनाया है, जिसके तहत क्या होगा? इसका जो है निर्माण भी किया जा सकेगा और आगे इसको स्टोर करने की भी वो तकनीकी खोजेंगे। तो हाइड्रोजन जो जनरेटर है ये क्या करता है? ये मेथनॉल और पानी के मिश्रण से हाइड्रोजन को बनाता है। ठीक है, मेथनॉल और पानी के मिश्रण से ये डिवाइस हाइड्रोजन बनाती है। ज़रूरत की जगह पर यह डिवाइस लगा करके ऑन द स्पॉट हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल डीजल जनरेटर और EV चार्जिंग स्टेशनों में किया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। IIT BHU के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन जनरेटर के नाम की एक डिवाइस बनाई है। ये करती क्या है? हाइड्रोजन को बनाती है मेथनॉल और पानी के मिश्रण से। अगला है हाल ही में भारत में पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, आगरा में मनाया गया। और जो विश्व स्लॉथ भालू दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को जो है 2022 में ये मनाया गया। और ये भारत में पहली बार था जब विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाया गया। कहाँ पे? आगरा में। अगला है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहला सोलर चार्जिंग स्टेशन लगाया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, कानपुर में। कि उत्तर प्रदेश में पहला जो सोलर चार्जिंग स्टेशन है वो कानपुर में लगाया गया है। और कानपुर में कहाँ पर? तो IIT कानपुर जो संस्थान है वहाँ पे ट्रायल के लिए इसको लगाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यूपी में कहाँ पहला सोलर चार्जिंग स्टेशन लगा? कानपुर में। अगला है कौन सा मंत्रालय काशी तमिल संगम का आयोजन करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, शिक्षा मंत्रालय। जो शिक्षा मंत्रालय है ये जो है 16 नवंबर से जो है इसने काशी तमिल संगम को शुरू किया है। जो काशी तमिल संगम है, और ये जो काशी तमिल संगम है ये 1 महीने तक चला। ठीक है, तो किस मंत्रालय ने इसका आयोजन किया? वो किया है शिक्षा मंत्रालय ने। अगला है हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश से किन शहरों को शामिल किया गया? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों हाल ही में जो स्वदेश दर्शन 2.0 जो जनवरी 2023 से शुरू हुई है, तो इसके पहले चरण के हिस्से के रूप में सरकार ने भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए देश भर से 15 राज्यों की पहचान की है। इनमें से कुछ राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में से किसको शामिल किया गया? तो एक उत्तर प्रदेश जो स्टेट है यहाँ से झांसी, चित्रकूट और प्रयागराज, मध्य प्रदेश में ग्वालियर और खजुराहो तथा महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 नामक नई योजना का उद्देश्य पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है कि भारत सरकार ने जो है अभी स्वदेश दर्शन 2.0 योजना शुरू की है। तो इसके तहत उत्तर प्रदेश से किन स्थानों को जो है शामिल किया गया है? तो झांसी, चित्रकूट और प्रयागराज को। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। जो यूपी है इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। सेकंड नंबर पर कौन सा रहा? तो वो भी आपको याद रखना है, सेकंड पर रहा है मध्य प्रदेश यानी कि MP। दोस्तों 2021 के जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पुरस्कारों की घोषणा हुई, तो उसमें जो यूपी है इसने पहला स्थान प्राप्त किया, इसके बाद मध्य प्रदेश रहा, इसके बाद तमिलनाडु रहा। वहीं अगर हम ये बात करें कि यूटी यूनियन टेरिटरी में किसको जो है पहला स्थान दिया गया है, तो यूनियन टेरिटरी में जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा? तो यूटी में जम्मू और कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन और दीव के साथ जो है इनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चुना गया।
अगला है, हाल ही में अयोध्या में दीपोत्सव पर लगभग कितने दिए जलाकर के एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, 17 लाख दिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बार 17 लाख दिए जो है लगभग वो जलाए गए हैं टोटल, और एक नया विश्व रिकॉर्ड बना। अगला है, हाल ही में जौनपुर की रोहित यादव नेशनल गेम्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो जौनपुर की जो रोहित यादव हैं इन्होंने नेशनल गेम्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, रजत पदक। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है नेशनल गेम्स चैंपियनशिप, ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो बेंगलुरु में 15 से 19 अक्टूबर के बीच ये आयोजित हुई थी। और ये जो रोहित यादव है ये किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक से ये संबंधित है। अगला है, किसे उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, मनीष सिंह को जो है उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला है, पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए टीकाकरण में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसने पहला स्थान प्राप्त किया है पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए टीकाकरण के मामले में। दूसरे स्थान पर कौन सा रहा? तो वो भी ध्यान रखेंगे आप, दूसरे स्थान पर रहा है गुजरात। अगला है, किस शहर में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो देश का जो पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे है वो बनेगा नोएडा में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और ये कितना लंबा होगा? तो 20 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लागत की अगर बात करें तो इसकी जो लागत है वो 2000 करोड़ रुपए जो है, 2000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। ठीक है, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 8वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार। किस मामले में? तो प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम थाने की स्थापना का निर्देश दिया है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा निर्देश दिया है कि हर जिले में साइबर क्राइम थाने की स्थापना की जाएगी। अगला है, हाल ही में किसने लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी KGMU में थोरेसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, CM योगी आदित्यनाथ ने। अब दोस्तों ये है क्या? पैथोजेन रिडक्शन मशीन, जो कि एशिया में पहली बार अभी यहाँ पे स्थापित की गई है, क्योंकि एशिया की पहली ये मशीन है पैथोजेन रिडक्शन मशीन, जो कि KGMU में स्थापित की गई है। दरअसल दोस्तों क्या है कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड जो है चढ़ाया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति से, तो जो छोटे छोटे जो अशुद्धियाँ होती हैं रक्त में, उसको पकड़ना काफ़ी कठिन काम है। अभी तक ऐसा कोई मशीन नहीं थी जो कि पूरी तरीके से पूरा ब्लड जो है वो शुद्ध हो, उसके बाद किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाए, ये पता लगाया जा सके। तो इसकी वजह से क्या होता था, कोई अगर अशुद्ध रक्त किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो उससे जो है संक्रमण होने का खतरा रहता है, और भी कई सारी बीमारियां होती हैं। तो ये जो मशीन है पैथोजेन रिडक्शन मशीन, ये जो है पूरी तरह से ब्लड को ये जांच करेगी पूरी तरीके से कि कोई इसमें अशुद्धि है या नहीं है। तो ऐसी मशीन अभी तक एशिया में नहीं थी। एशिया की जो पहली मशीन है वो हमारे यूपी में स्थापित की गई है। अगला है, थारू संस्कृति की तर्ज पर किस जिले के बर्दिया गाँव में पहला होम स्टे बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, बहराइच में। दोस्तों थारू संस्कृति की तर्ज पर बहराइच के किस गांव में? बर्दिया गांव में पहला होम स्टे बनाया जाएगा। फूस की झोपड़ी में पर्यटकों को थारू संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो पर्यटक हैं वो थारू नृत्य भोजन का स्वाद लेंगे और महिलाओं के बनाए गए उत्पाद भी खरीद सकेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, थारू संस्कृति की तर्ज पर जो पहला होम स्टे है वो बहराइच के बर्दिया गाँव में बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने देश के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 1977 में। दोस्तों यूपी का जो रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी है इसको केंद्र सरकार ने देश के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। और ये देश का एकमात्र रिजर्व है जिसमें किसी बाघ का स्थायी निवास नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाघों की आवाजाही लगी रहती है। दोस्तों ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पूर्व यूपी में दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ को ये दर्जा प्राप्त है। तो ध्यान रखेंगे, अगर ये पूछा जाता है कि जो रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी है इसको जो है अभी 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा दिया गया, ये कहाँ पे है? तो यूपी में है।
अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनी रॉक पेंटिंग्स को सुरक्षित धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, आगरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो रॉक पेंटिंग्स है इसको सुरक्षित धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने, ये कहाँ पे है? आगरा में। अगला है हाल ही में किसने यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, देवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये प्रतीक चिन्ह है और ये यूपी पुलिस के हर एक सिपाही से लेकर के जितने भी ऊंची पोस्ट के अधिकारी होंगे सभी की जो यूनिफॉर्म है उसमें ये रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं 2 मछली यहाँ पर हैं और ऊपर यहाँ पर जो है सत्यमेव जयते का लोगो है और ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर। ठीक है, किसने किया है? तो यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नाम क्या है इसका? तो योटा D1 इसका नाम है और ये ग्रेटर नोएडा में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अगर एरिया की बात की जाए तो ये जो डाटा सेंटर है ये 3 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला है पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, लखनऊ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। 30 नवंबर से 14 दिसंबर 2015 तक इसका जो आयोजन है वो किया गया, क्योंकि हो चुका है अभी, तो इसका आयोजन किया गया है। और इसकी थीम क्या रही? तो निर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, ये इसकी थीम रही। भारत हस्तशिल्प महोत्सव में 28 राज्यों के 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, देसी उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, मसाले, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यू जिम कॉर्बेट विकसित करने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दरअसल दोस्तों जो जिम कॉर्बेट है ये कहाँ पे है? तो सभी लोग इसको जानते होंगे, तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन जो यूपी से कुछ हिस्से इसका जो है वो टच करता है। तो यूपी से कुछ हिस्से जो इसके टच करते हैं तो वो उन हिस्सों को जो उत्तर प्रदेश में है उनको न्यू जिम कॉर्बेट नाम दिया जाएगा, ऐसा फैसला किया गया है। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों साल पुराने दुर्लभ प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, चित्रकूट में। और यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं, ये इस तरह के जो शैल चित्र हैं वो पाए गए हैं कहाँ पे? चित्रकूट में। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले के उमा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करके एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, गोरखपुर। दोस्तों गोरखपुर के रहने वाले हैं उमा सिंह, इन्होंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में इतिहास रचा और इन्होंने क्या किया? तो हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित जो माउंट फ्रेंडशिप चोटी है इसको इन्होंने साइकिल से फतह किया और इस तरह वे साइकिल से इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बन गए हैं। बांसगांव तहसील क्षेत्र के गौड़सैरा गांव के रहने वाले उमा सिंह 25 अक्टूबर को साइकिल से ही इस यात्रा की शुरुआत की थी और ये गोरखपुर से लखनऊ, आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़ होते हुए साइकिल से ही 2 नवंबर को मनाली तक करीब 1400 किलोमीटर का सफर इन्होंने पूरा किया। तो नाम ध्यान रखेंगे, उमा सिंह हैं कहाँ के? गोरखपुर के। इमेज देख सकते हैं यहाँ पर आप इनकी। अगला है हाल ही में किस हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष बने? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, 2 लोगों को जो है यूपी से राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दरअसल दोस्तों राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। अब ये जो पुरस्कार हैं वो देश में कुल 51 नर्सों को पुरस्कार ये दिया गया है 2021 के लिए। तो इनमें से यूपी से सुमन दुबे और सहायक कमांडेंट लिसी अचन कुंजू शामिल रहीं। तो ये 2 नाम याद रखेंगे, ये यूपी से हैं। और ये जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और ये किसको दिया जाता है? तो नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को ये प्रदान किया जाता है। अगला है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए IIT कानपुर किस स्थान पर रहा? तो
तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए जो IIT कानपुर है ये 66वें स्थान पे रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ से QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए IIT बॉम्बे ये 40वें स्थान पे रहा और भारत में शीर्ष पर कायम है। IIT बॉम्बे के बाद IIT दिल्ली 40वें स्थान पर है। IIT कानपुर और MIT यूनिवर्सिटी नोएडा ने टॉप 200 में जगह बनाई। जो कानपुर है ये 66वें स्थान पे रहा और जो नोएडा है ये 200वें स्थान पे रहा। इसके अलावा कुल 19 भारतीय विश्वविद्यालयों ने टॉप 200 की सूची में अपनी जगह बनाई है। चीन की जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है ये 100 अंकों के साथ रैंकिंग में टॉप स्थान पे रही। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिल समागम का आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, वाराणसी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे तमिल समागम कहाँ पे? वाराणसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला है हाल ही में प्रयागराज की किस कवि ने सबसे लंबी मसनवी लिख करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, तौकीर जैदी ने। दोस्तों जो संगम शहर यानी कि कहाँ के? तो ध्यान रखेंगे आप प्रयागराज के जो कवि हैं तौकीर जैदी, ये प्रसिद्ध कवि अकबर इलाहाबादी के पोते हैं और इन्होंने उर्दू साहित्य की सबसे लंबी मसनवी क्या होता है? तो तुकबंदी में लंबी कथा या कविता, जैसे हम लोग पढ़ते थे शुरुआत में 2, 3 या 4 की क्लास में जो कविताएं होती थी उसको ही क्या कहा जाता है? अगर उर्दू में होगी तो उसे मसनवी कहा जाएगा। तो मसनवी जो है ये 6184 छंद है इसमें और ये केवल 103 घंटों में पूरी हुई है। नया रिकॉर्ड 29 अक्टूबर 2022 को हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित और पंजीकृत किया गया। तो ध्यान रखेंगे उर्दू साहित्य की सबसे लंबी मसनवी लिखने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तौकीर जैदी ने। अगला है कौन सी राज्य सरकार लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश सरकार। जो यूपी सरकार है ये क्या करने जा रही है? कौन सी योजना? लखपति महिला कार्यक्रम। और इसका उद्देश्य रखा गया कि प्रदेश में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, इसी वजह से इसका नाम रखा गया लखपति महिला कार्यक्रम। अगला है, और दोस्तों अभी तक अगर आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो ताकि जो वीडियो है वो और लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों इसकी PDF के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी स्पीड इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि जो वीडियो है वो मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में बन सके। तो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, लखनऊ में। और जो इनो रेल प्रदर्शनी है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 17 से 19 नवंबर के बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश देश में गन्ना उत्पादन में किस स्थान पर है? तो यूपी जो है ये पहले स्थान पर है गन्ना उत्पादन में। सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेट आता है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, जो महाराष्ट्र है ये सेकंड नंबर पर आता है गन्ना उत्पादन के मामले में। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, खेत तालाब योजना। ये हमारे यूपी से संबंधित है और ये किस लिए शुरू की गई है? तो किसानों की सिंचाई के लिए इसको जो है शुरू किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सड़कों की निगरानी करने के लिए कौन सा GIS पोर्टल बनाने की स्वीकृति दी है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, सृष्टि 2.0 पोर्टल। ठीक है, ध्यान रखेंगे सृष्टि 2.0 पोर्टल यूपी से संबंधित है और क्यों इसको जो है लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने इसको लॉन्च किया है सड़कों की निगरानी करने के लिए। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 23वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, लखनऊ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो 23वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। अगला है जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन देने के मामले में देश में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो हर घर नल कनेक्शन देने के मामले में जो उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर है ये पहले स्थान पर है। अगला है हाल ही में यूपी में 3 नए पुलिस कमिश्नरेट पर योगी कैबिनेट की मोहर लगने पर कुल कितने शहर इस व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, कुल 7 शहर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, 7 शहर जो है इस दायरे में आ गए हैं। कौन कौन से शहर है तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। अभी तक 4 जिलों में ये व्यवस्था लागू थी, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा। और अभी 3 शहर और इसमें जो है शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? तो प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, जहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली शुरू की गई है।
अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीम को किस ऐप के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया? तो ये किसे मिला है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो चिकित्सा सेतु ऐप है, इसके लिए यूपी की चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीम को ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है। अगला है, प्रदेश की किस शहर में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर में खुलेगी प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी। ठीक है, तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है, डीजी यात्री सेवा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, ये 1 दिसंबर से डिजी यात्रा यानी कि पेपरलेस वर्क सिस्टम शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डीजी यात्रा शुरू होने के साथ साथ देश का ये पहला पेपरलेस एयरपोर्ट भी बन गया है। सुविधा शुरू होने के बाद यात्रियों को टर्मिनल गेट से बोर्डिंग गेट तक निर्बाध, पेपरलेस व सुगम प्रवेश मिलेगा। यात्रियों का जो चेहरा है वही उनकी पहचान होगा। इसके साथ साथ दिल्ली, बेंगलुरु में भी ये सुविधा शुरू की गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली ढंग से इसका शुभारंभ किया, लेकिन जो पहले शुभारंभ किया गया वो वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर किया गया, जो कि पहला एयरपोर्ट बन गया है डीजी यात्रा शुरू करने वाला। डीजी यात्रा से मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पर आपको जो पेपर है वो नहीं ले जाने होंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो फेस है वही जो है आपको एंट्री दिलाएगा, यही जो है क्या होगा? पहचान होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सबीना यादव को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की कमान पहली बार किसी महिला को सौंपी गई है और जो सबीना यादव हैं इनको सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। वह किसी भी देश राज्य बैठक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा लखनऊ के रणजीत सिंह और अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ की स्वाति सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, सबीना यादव। अगला है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2020 के दौरान उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर यानी कि MTR क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 167 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे। यानी दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर कितनी माताओं की मौत हुई, ये इसमें देखा जाता है। तो यूपी में 2018 से 20 के दौरान जो मातृ मृत्यु दर है वो रही है 167, यानी कि कितनी? 167, यानी कि 1 लाख बच्चों के जन्म पर 167 माताओं की मृत्यु हुई है। अभी अगर देखा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है इस मामले में, MTR के मामले में, तो वो रहता है असम। असम जो है ये पहले स्थान पे रहा और इसमें 195 जो है MTR है, ध्यान रखेंगे आप। और इसमें लास्ट स्थान पर अगर देखा जाए यानी सबसे कम जो MTR रहा वो किसका है? तो वो है केरला का। तो वो आप ध्यान रखेंगे और यहाँ पर जो MTR है वो केवल 19 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। अगला है, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, लक्ष्मी सिंह को, और इन्हें नोएडा पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। जो यूपी है ये दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर रहा। भारत ने दुग्ध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, क्योंकि इस दौरान दूध उत्पादन में 83 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, ये बात ध्यान रखेंगे, जो कि 23% का वैश्विक उत्पादन करता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, चाइना आता है, पाकिस्तान और ब्राज़ील। और भारत में अगर देखा जाए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला है तो वो है उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे। और ये भारत में कुल दूध के उत्पादन का 17% से भी अधिक की हिस्सेदारी करता है। अगला है, भारत के राज्यों में ऑनलाइन अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, दूसरे स्थान पर। ऑनलाइन अपराधों के मामले में पहले स्थान पर कौन सा है? तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहले पर आता है कर्नाटक, जो कर्नाटक है ये पहले स्थान पर है। अगला है, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP की तर्ज पर अब किस राज्य में हर जिले के विशेष खेलों को विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में। यानी कि ODOP की तर्ज पर ही अब यूपी में कौन सी योजना शुरू होगी? तो वो होगी एक जिला एक खेल योजना। जैसे अभी आपको मैंने बताया इससे पहले कि उत्तर प्रदेश में एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू हुई,
ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक जिला एक खेल योजना यूपी में शुरू की जाएगी, और इसके अलावा यूपी में जो है एक जिला एक पर्यटन केंद्र, वो भी अभी आपको बताया था, वो भी हमारे यूपी में ही शुरू की गई है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, चित्रकूट में। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, इस जो ग्लास स्काई वॉक है वो किस तरह का होता है। तो ये ग्लास स्काई वॉक होता है जो कि काफ़ी ऊंचाई पर होता है, और ये जो नीचे का ये आप देख सकते हैं जो फर्श है ये कांच का बनाया जाता है, जो कि पारदर्शी कांच होता है उससे ये बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें कि ज़मीन से कितना ऊंचा है, तो 40 फीट ऊंचा ये ज़मीन से है। अगला है किस राज्य सरकार ने प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पर काम करने का फैसला किया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ओडीओपी के तर्ज पर ही वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पर भी काम करने का फैसला किया। तो कई सारी योजनाएं जो है वो ओडीओपी की तर्ज पर यूपी में शुरू की जा रही हैं, तो इन सभी को ध्यान रखेंगे, सारी की सारी यूपी से संबंधित हैं। अगला है आईआईटी कानपुर ने कहाँ पर देश का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन बनाया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी के कड़ाधाम में देश का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन बनाया जाएगा। अगला है कौन सी राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू कर रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। तो ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये यूपी से संबंधित है, और ओबीसी छात्रों के लिए इसको जो है शुरू किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर यही सारी बात बताई गई है। जो ओबीसी के छात्र हैं जो कि कक्षा 10वीं और 12वीं में हैं, उन पर ये योजना लागू होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला है हाल ही में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश के काशी से किस राज्य के बीच काशी तमिल संगमम पर एक नई ट्रेन की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, तमिलनाडु के बीच, यानी काशी से तमिलनाडु तक जो है काशी तमिल संगमम नाम से एक नई ट्रेन चलाई जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, और ये कब से कब तक? तो 7 और 8 जनवरी के बीच इसका आयोजन होगा 2023 में। अगला है ग्राम विकास प्रभाग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मनरेगा के तहत काम देने में अव्वल रहा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये मनरेगा के तहत काम देने में अव्वल रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 2022-23 में जो उत्तर प्रदेश है इसने 53 लाख परिवारों को, कितना? 53 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत काम दिया, और इनमें से अगर देखा जाए कि जो टोटल इसका जो लक्ष्य होता है कि 100 दिन काम दिया जाएगा, तो पूरा जो 100 दिन काम है वो कितने परिवारों को दिया? तो वो इसने दिया है कितना? तो ध्यान रखेंगे आप 2,77,878 परिवारों को इसने जो है पूरा 100 दिन काम दिया है। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया? तो यहां पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, गाजियाबाद में। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान है ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि यूपी के गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। अगला है यूपी सरकार माध्यमिक विद्यालयों और कंपोजिट विद्यालयों में किस नाम से छात्रों के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया है? तो यूपी सरकार ने किस नाम से ये जो सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम है वो शुरू किया है? तो वो आपको ध्यान रखना है, बी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के नाम से। और इसमें 1 से लेकर के 8 तक की जो छात्राएं होंगी उनको प्रशिक्षण किया जाएगा, और ये जो प्रोग्राम है ये कब से कब तक रहेगा जारी? तो इसको ध्यान रखेंगे, दिसंबर 2022 से ये शुरू हुआ था और फरवरी 2023 तक ये जारी रहेगा। अगला है अब वाराणसी में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों की निगरानी किस ऐप के माध्यम से की जाएगी? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सहयोग नाम का एक एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों की निगरानी की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह से पूछा जाए सहयोग क्या है, तो ये सहयोग एक एप्लीकेशन है और ये यूपी में जो है लॉन्च किया गया है। अगला है, और हाँ इससे एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि जिले के हर आंगनबाड़ी केंद्र की जानकारी भी इसी एप्लीकेशन में उपलब्ध रहेगी और जो लोग हैं वो सारी जानकारी यहाँ से ले सकेंगे। अगला है,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, वाराणसी में। ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन वाराणसी में हुआ। और कब से कब तक? तो 16 और 17 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उसने अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम 2022 लागू किया है? तो ये लागू किया है यूपी सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसके तहत ये किया गया है कि अगर कहीं पर भी आगजनी होती है और वहाँ आसपास जिसके पास भी पानी की व्यवस्था होगी, जल का स्रोत होगा, तो उसे जो है जल वहाँ पर देना होगा। ये इसके तहत जो है किया गया है कि जल देना होगा। अगर वो वहाँ पर पानी नहीं देता है तो उसके ऊपर जो है जुर्माना और कार्यवाही भी की जा सकेगी। तो ये अधिनियम जो है लागू किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया? तो यहाँ से आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर में। दोस्तों काकोरी बलिदान दिवस पर गोरखपुर में देश के सबसे बड़े लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। यहाँ पर 750 ड्रोन ने आसमान में कलाबाजियों के जरिए संसद भवन, अमर शहीद क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत माता, अमृत महोत्सव और G20 के प्रतीक चिन्हों की आकृति उकेरी है। और इस ड्रोन शो में क्या हुआ? इस ड्रोन शो में 1857 से लेकर के 1947 तक देश की आज़ादी की लड़ाई की जो विभिन्न घटनाएं हैं, जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों का जो चित्र है वो आसमान में उकेरा गया है ड्रोन के जरिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे देश का सबसे बड़ा ड्रोन लेजर शो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये गोरखपुर में आयोजित किया गया। अगला है, राज्य में कौन सा देश मल्टी स्पोर्ट सेंटर बनाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, नीदरलैंड। ये जो है मल्टी स्पोर्ट सेंटर बनाएगा यूपी में। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिड डे मील के तहत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। और इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी मिड डे मील में खाना बनेगा वो विद्यालय परिसर के अंदर ही बनेगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ दान भी देना चाहता है तो वो भी विद्यालय में देगा, लेकिन जो खाना है बच्चों के लिए वो विद्यालय परिसर के अंदर ही बनेगा। अगला है, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो जो सानिया मिर्जा है ये यूपी के मिर्जापुर से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। और यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के छोटे से गांव की रहने वाली सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक प्राप्त की और इसके साथ ही फ्लाइंग में इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। एनडीए से पास आउट होकर ये जो सानिया है ये देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रहे हैं। हालांकि इनको जो है इसके तहत चयनित कर लिया गया है, यानी देश की पहली ये महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनी है, लेकिन अभी जो है ये ट्रेनिंग के लिए गई हैं और जो फाइनल नियुक्ति है वो इनको ट्रेनिंग के बाद ही दी जाएगी। अब की बार फ्लाइंग में 2 सीटें थी, एनडीए में मात्र 19 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इनको जो है 27 दिसंबर को पुणे में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है, वहाँ पर ये शामिल हुई हैं। और अगर इनकी ट्रेनिंग जो है वो पूरी तरीके से ठीक रहती है तो ये जो है देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात से कि अभी जो है इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। वैसे आप मान सकती हैं कि देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट जो है ये बन ही गई हैं। ठीक है, एनडीए के बाद इनको जो है नियुक्ति दे दी जाएगी। तो नाम ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है सानिया मिर्जा। यहाँ कहाँ की? ये मिर्जापुर जिले की हैं, उत्तर प्रदेश के। अगला है, लखनऊ के जाने माने लेखक डॉक्टर अनीस अशफाक को किस भाषा के लिए 2022 के साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उर्दू के लिए। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की और ये जो पुरस्कार है वो 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। लखनऊ के जाने माने जो लेखक हैं, शायर हैं, शिक्षक हैं डॉक्टर अनीस अशफाक, इनको 2017 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था उर्दू भाषा में, ख्वाब शराब। इसके लिए इस साल के साहित्य अकादमी अवार्ड से इनको नवाजा गया। हिंदी के लिए बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। और अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अनुराधा रॉय को उनका उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, इसके लिए साल 2022 का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा।
ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इनको सभी को आप ध्यान रखेंगे, खासकर हिंदी, इंग्लिश और यूपी से उर्दू के रहे तो इनको भी ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में कौन यूपी रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रियंका शर्मा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये प्रियंका शर्मा हैं और ये यूपी रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बनी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये हैं कहाँ की, तो वो भी ध्यान रखना है, ये बिहार के बांका जिले की रहने वाली है, लेकिन उसके बाद जो है ये यूपी में आ गई और इसके बाद यहाँ पर ये जो है पहली महिला ड्राइवर बनी। अगला है, किस संस्थान ने कृत्रिम दिल यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, IIT कानपुर में ये तैयार किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल हार्ट जो है वो तैयार किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक की सब्सिडी देगा? तो 1,60,000 रुपए की अधिकतम सब्सिडी देगा उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य यही होगा कि जो मत्स्य पालन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अगला है, मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 की प्रतियोगिता का खिताब वैशाली वर्मा ने जीता। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये जो है यूपी के मिर्जापुर से हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? तो 19 दिसंबर को, कब? 19 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था और उसमें इन्होंने जो है मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 का अवार्ड जीता। अगला है, गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदला जा रहा है, इसका नया नाम क्या होगा? तो इसका जो नया नाम है वो चौरी चौरा किया गया है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा क्योंकि जो चौरी चौरा घटना है वो यहीं पे हुई थी, मुंडेरा बाजार एक जगह है तो यहाँ पे हुई थी, तो इसी वजह से इसका नाम चेंज किया गया और चौरी चौरा इसका नाम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद जेल के बाद FSSAI ने यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो वो दी गई है बुलंदशहर जेल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। वैसे आपको पहला याद रखना है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि पहली जेल कौन सी है, तो वो है फर्रुखाबाद जेल। अगला है, निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो निर्यात के मामले में जो यूपी है वो 5वें स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ठीक है, यूपी में सर्वाधिक निर्यात जो है करने वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया। सबसे ज़्यादा जो यूपी में है निर्यात किसका हुआ? तो 2121.05 करोड़ का टेलीकॉम उपकरणों का हुआ, जबकि उसके बाद मीट का, आयरन स्टील का और एल्यूमिनियम उत्पादों का निर्यात किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अभी अगर हम बात करें कि यूपी से आगे कौन कौन से राज्य हैं, तो पहले पे आता है गुजरात, दूसरे पे आता है महाराष्ट्र और तीसरे पे आता है तमिलनाडु और चौथे पे आता है कर्नाटक। इसके बाद जो यूपी है ये 5वें स्थान पे आता है। इन चारों राज्यों में समुद्री तट होने के कारण बंदरगाह उपलब्ध हैं जिससे माल का आसानी से निर्यात हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप, यूपी 5वें स्थान पे आता है। अगला है, किस राज्य में पहला जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र नए साल से काम शुरू करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है पहला जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र स्थापित हुआ है और ये जनवरी माह में अपना काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये थे लास्ट 6 मंथ यानी कि जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के यूपी करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है यानी जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की लास्ट 6 मंथ की, तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस PDF ई-बुक में हमने सभी 180 क्वेश्चंस को जो है विद डिटेल्ड कवर किया है और इसमें यूपी करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी हमने इसमें शामिल किया है, जैसे यूपी के मेले हो गए, इसके अलावा प्रमुख शोध संस्थान हो गए, इसके अलावा भी और यूपी जीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो सभी लोग इसको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।